हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विकास के प्रतिष्ठित सिद्धांत के बारे में, जो एडम स्मिथ का आर्थिक विकास सिद्धांत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन की भूमिका और योजना में आर्थिक विकास की एक आश्चर्यजनक आधुनिक परिभाषा दी है। उन्होंने आर्थिक विकास को राष्ट्रीय आय की मात्रा के संदर्भ में परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि इस उपज का उन लोगों की संख्या से है जो कि इसका उपभोग करेंगे। वहाँ अनुपात कम या अधिक होने पर ही राष्ट्र की आवश्यकता और सुविधाओं की पूर्ति संबंधी न्यूनता या प्रचुरता निर्भर करती है। यानी कि उत्पादक वर्ग इस पर निर्भर करता है कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे होगा, जो उनकी मांग करेंगे। अगर मांग अधिक होगी तो उत्पादन अधिक होगा सेवा और सुविधाओं का, और अगर मांग कम होगी तो उसकी उत्पादन क्षमता कम होगी। एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास के मापक के रूप में प्रति व्यक्ति आय संबंधी धारणा को जोड़ दिया है। तो इन्होंने प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक विकास के मापक के रूप में महत्व दिया है, या अपनी आर्थिक सिद्धांत में, आर्थिक विकास के सिद्धांत में इसे जोड़ा है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया के महत्व, इम्पॉर्टेंस एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एडम स्मिथ के आर्थिक विकास के सिद्धांत के कुछ प्रमुख तत्व हैं। पहला है विकास के लिए राज्य का हस्तक्षेप ना होना। इसको समझ लेते हैं। स्मिथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। एडम स्मिथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा समर्थन देते थे। उनका कहना था कि मानव को ना कोई संगठन करने की आवश्यकता है और ना ही किसी आपसी समझौते की आवश्यकता है। उन्होंने उन सरकारी या निजी कार्यों की कटु आलोचना की है जो अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता की प्रतियोगिता में बाधा डालते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि एडम स्मिथ ने उन तत्वों को बहुत अधिक कटु आलोचना के पक्ष में देखा है जो अर्थव्यवस्था के विकास या उसकी स्वतंत्रता पर बाधा डालते हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी हित से प्रेरित होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा तो अपने आप में एक समृद्ध और संपन्न समाज का जन्म होगा, जिससे सभी लोगों का हित होगा। ऐसा एडम स्मिथ का कहना था। दूसरा है आर्थिक विकास श्रम विभाजन के विस्तार एवं सफलता पर निर्भर है। एडम स्मिथ का मानना था कि आर्थिक विकास श्रम विभाजन के विस्तार और उसकी सफलता पर निर्भर करता है। एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में श्रम विभाजन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने बताया है कि सारी संपत्ति का स्रोत श्रम है। मतलब हमारे यहाँ जितनी भी संपत्ति उत्पन्न होती है या उसे हम लोग उत्पादन करते हैं तो उसका एकमात्र कारण है श्रम। एडम स्मिथ के शब्दों में हर राष्ट्र का वार्षिक श्रम एक कोष है जो राष्ट्र को सेवन की समस्त आवश्यक वस्तुएं और सुविधाएं प्रदान करता है। अगला पॉइंट है पूंजी निर्माण की समस्या। स्मिथ ये बताते हैं कि अपने सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि वास्तविक बचत और पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। पूंजी मितव्ययिता द्वारा बढ़ती है और अपव्यय द्वारा दुराचरण से कम होती है। अगर पूंजी का हम लोग सोच समझ के प्रयोग करें तो यह अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ेगी, और अगर हम लोग पूंजी का प्रयोग सही तरीके से प्रयोग ना करें, उसका दुरुपयोग करें, तो उससे पूंजी कम होती है। स्मिथ के अनुसार पूंजी का कारण परिश्रम ना होकर विवेकपूर्ण बचत है। एडम स्मिथ अपने विकास के सिद्धांत में कहते हैं कि परिश्रम महत्वपूर्ण है, पर उससे भी महत्वपूर्ण है आपका विवेकपूर्ण बुद्धि से किया गया बचत। विवेकपूर्ण व्यक्ति आगे के उत्पादन के लिए हमेशा एक कोष को संचित रखता है। मतलब अपने किए गए उत्पादन में से कुछ भाग बचा के रखता है जो आने वाले उत्पादन में उसको लगाता है। जबकि फिजूल खर्ची ऐसे कोष का दुरुपयोग करते हैं। इस तरह फिजूल खर्च एक जनद्रोही तथा मितव्ययिता एक जनहितैषी होती है। तो जो फिजूल खर्च करते हैं वो देश के लिए हानिकारक होते हैं, और जो मितव्ययिता होते हैं वो जनहितैषी, मतलब लोगों के लिए, अपने लिए और देश के लिए हितैषी होते हैं, सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। संक्षेप में स्मिथ ने कहा है, समाज द्वारा वास्तविक बचत किए बिना पूंजी निर्माण तथा आर्थिक विकास संभव नहीं है। तो स्मिथ का कहना है कि अगर किसी भी राष्ट्र का विकास करना है, समाज का विकास करना है, तो वास्तविक बचत जरूरी है,
अगर ये वास्तविक बचत नहीं होगी तो पूंजी का निर्माण और आर्थिक विकास संभव नहीं। उसके बाद आते हैं, स्मिथ ने कहा है कि पूंजी निर्माण अवश्य ही श्रम विभाजन को प्रवर्तन से पहले होना चाहिए। उन्होंने लिखा है, क्योंकि वस्तुओं की प्रकृति के अनुसार पूंजी का संचय अवश्य ही श्रम विभाजन से पूर्व होना चाहिए। इसलिए जैसे जैसे स्टॉक का और अधिक संचय होता है वैसे वैसे केवल उत्पादन के श्रम का और अधिक उत्पादन उपविभाजन किया जा सकता है। ये एडम स्मिथ के विचार थे। अब इन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ बातों को महत्व दिया है, जैसे प्राथमिकता का चयन, चॉइस ऑफ प्रायोरिटीज। एडम स्मिथ बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा विस्तृत औद्योगिकरण के समर्थक थे, परंतु उन्होंने विकास के लिए कृषि एवं कुटीर उद्योगों को भी जरूरी समझा था। स्मिथ जानते थे कि कृषि का आर्थिक विकास में अपना विशेष महत्व है। ये एडम स्मिथ को पता था। इसलिए स्मिथ चाहते थे कि विकास धीरे धीरे किया जाए और छोटे पैमाने पर कृषि क्षेत्र से ही शुरू हो। कुछ समय तक के लिए विद्यमान कृषि तरीकों को बनाए रखते हुए कृषि औजारों, सिंचाई सुविधा, बीज, खाद और लगान के नियमों में सुधार करके कृषि उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए। साथ ही छोटे पैमाने के उद्योगों में उन्नति करके बढ़ती हुई जनसंख्या और कृषि के कार्यरत श्रमिकों की खपत करनी चाहिए। ऐसा एडम स्मिथ का मानना था। जब अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर होगी तो आय के स्तर में भी वृद्धि होगी। आय अधिक होगी तो आने वाले उत्पादन में अधिक से अधिक आय लगाई जाएगी, पूंजी लगाई जाएगी। समाज में अविकसित और अर्धविकसित साधनों के उत्पादन तकनीक में परिवर्तन करके नए मिश्रण के साथ प्रयोग में लाया जाएगा। इस प्रकार कृषि उद्योग के विकास में एक साम्य स्थापित करके चहुमुखी आर्थिक प्रगति बनाई जा सकती है। स्मिथ ने अन्य शब्दों में कहा है कि गांव और शहर और गांव के निवासी एक दूसरे के सहायक नौकर की तरह होते हैं, अर्थात गांव और शहर दोनों मिलकर किसी देश, राष्ट्र, समाज का विकास करते हैं। उनका मत था कि विकास ऐसा होना चाहिए जिससे एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र के विकास का कारक बने। मतलब एक क्षेत्र का विकास हो रहा है तो दूसरे क्षेत्र का भी विकास हो सके, ऐसा एडम स्मिथ का मानना था। उन्होंने दूसरा पॉइंट लिया है मानवीय साधन और आर्थिक विकास, ह्यूमन रिसोर्सेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इनके एडम स्मिथ के सिद्धांत में, आर्थिक विकास के सिद्धांत में ये कुछ पॉइंट्स महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनको उन्होंने शामिल किया था। एडम स्मिथ ने श्रम को उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय साधन माना है। उनका कहना है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में श्रम का होना बहुत जरूरी है। श्रम है तो देश का विकास, अर्थव्यवस्था का विकास, देश की अर्थव्यवस्था का विकास, समाज का विकास संभव है और ये एक सक्रिय साधन होता है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि श्रम ही वह खजाना है जो किसी राष्ट्र को वार्षिक उपभोग के लिए समस्त सुविधाएं और आवश्यकताएं उपलब्ध करा सकता है। उसके बाद उन्होंने आगे कहा है कि किसी देश के उत्पादक श्रमिकों की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि समाज किस अनुपात में और कितनी मात्रा में पूंजी का संचय करता है। मतलब कोई भी देश का उत्पादक श्रमिकों की इस मात्रा पर ही निर्भर करता है कि समाज किस अनुपात में और कितनी मात्रा में पूंजी का संचय करेगा। नेक्स्ट है इसमें बताया गया है कि एडम स्मिथ का श्रम पूंजी अनुपात सिद्धांत बहुत ही स्पष्ट है। उनके अनुसार देश में पूंजी वृद्धि या कमी के अनुपात में ही उत्पादक श्रमिकों, उद्योगों, भूमि की उत्पादकता, वास्तविक संपत्तियां एवं लोगों की आय घटती हैं और बढ़ती हैं। आगे विकास के दूत या एजेंट ऑफ ग्रोथ। विकास के कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जिनके बारे में इन्होंने बात की है। तो एडम स्मिथ के अनुसार किसान यानी कि कृषक, फार्मर, उत्पादन और व्यापार, ये तीन ऐसे हैं जो आर्थिक विकास के दूत माने जाते हैं। स्वतंत्र व्यापार, उद्यमशीलता और प्रतियोगिता के होने पर ही कृषकों, उत्पादकों और व्यापारियों ने बाजार को विस्तृत रूप दिया है। मतलब अगर किसी देश में स्वतंत्र व्यापार की प्रथा है या किसी देश ने स्वतंत्र व्यापार को अपनाया है, उद्यमशीलता है और प्रतियोगिता है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ के कृषक, उत्पादक और व्यापारी ने क्या किया है, बाजार को बहुत ही एक विस्तृत रूप दिया है।
जो आज के समय में हम लोग देख सकते हैं, जिससे आर्थिक विकास को हम लोग आसानी से संभव बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं वितरण संबंधी विचार क्या है। तो एडम स्मिथ का जो आर्थिक विकास का सिद्धांत है, इसमें वितरण संबंधी विचार भी उन्होंने दिया है। पहला है मजदूरी निर्धारण। स्मिथ के अनुसार मजदूरी का निर्धारण श्रमिकों एवं पूंजीपतियों की सौदा करने की क्षमता पर निर्भर करता है। अर्थात जो श्रमिक और पूंजीपति हैं उनके भी सौदा करने की क्षमता होती है, उस पर निर्भर करता है। मजदूरी की दर में जब वृद्धि होती है तो पूंजी संचयन की दर एवं जनसंख्या वृद्धि की दर पर निर्भर करता है। ये भी आप लोग याद रखना। जब पूंजी संचय तीव्र गति से हो रहा हो तो पूंजीपतियों को श्रमिकों को प्राप्त करने के लिए तीव्र प्रतियोगिता करनी पड़ती है, जिससे मजदूरी की दरें बढ़ जाती हैं। और इसी के फलस्वरूप मजदूरी दर की वृद्धि पूंजी संचयन की दर एवं जनसंख्या की वृद्धि की दर पर निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट इनका है ब्याज। स्मिथ के अनुसार पूंजी संचयन की प्रक्रिया में ब्याज की कम दर का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर ब्याज की दर कम है तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को हम लोगों को मिलता है। कारण यह है कि ब्याज की दर कम होने पर साहूकार ऋण प्रदान करने की क्रिया को प्रबल करने का कोशिश करता है, जिससे वह अधिक ऋण देकर अधिक ब्याज कमा सके। अगर ऋण की दर कम है तो साहूकार हमेशा यह कोशिश में लगे रहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऋण देंगे तो हमें ब्याज अधिक मिलेगा। इस प्रकार ब्याज की दर कम होने पर आर्थिक विकास की गति में वृद्धि की जा सकती है, ऐसा एडम स्मिथ का मानना था। तीसरा पॉइंट है उनका लगान का निर्धारण। स्मिथ के विचार में भूमि पर एकाधिकार का प्रतिफल लगान होता है। ये पॉइंट आप लोग जरूर लिखना। आप लोग जब भी इस वीडियो को देखो तो प्लीज़ आप लोग कॉपी कलम साथ में लेके बैठो। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसे मैं आपको समझा रही हूँ तो आपको आसानी होगा लिखने में। आर्थिक प्रगति के साथ लगान में सामान्यतः वृद्धि होने से के संबंध में स्मिथ ने कोई ऐसे ठोस बातें नहीं कही हैं। बस इतना ही उन्होंने कहा है कि भूमि पर एकाधिकार का प्रतिफल क्या होता है, लगान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाभ निर्धारण। स्मिथ के अनुसार पूंजी संचयन में वृद्धि होने से एक और मजदूरी में वृद्धि और दूसरी ओर लाभ में कमी होती है। मतलब पूंजी को अगर हम लोग संचय करेंगे, पूंजी में अगर संचय में वृद्धि होती है तो मजदूरी में वृद्धि होगी, पर लाभ में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। जब बहुत से धनी व्यापारी किसी एक व्यापार में अपनी पूंजी का विनियोजन कर देते हैं तो उनकी पारस्परिक प्रतियोगिता में वृद्धि होती जाती है। यानी कि जो जितने भी व्यापारी हैं उनके आपस में ही प्रतियोगिता होने लगती है, कंपटीशन होने लगती है, जिससे लाभ कम होता है, उनका प्रॉफिट बहुत ही डिक्रीज हो जाता है। फलतः जब कभी व्यापारों में पूंजी विनियोजन बढ़ता है तो उससे फलित प्रतियोगिता के कारण इन सभी व्यापारों में लाभ कम हो जाता है। ये थे इनके पॉइंट्स एडम स्मिथ के। अब है कि आर्थिक विकास की प्रकृति कैसा है, नेचर ऑफ ग्रोथ, नेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो एडम स्मिथ के अनुसार आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जो उत्तरोत्तर और संचित रूप से बढ़ती रहती है। मतलब आर्थिक विकास निरंतर बढ़ने वाली एक प्रक्रिया है। संचित होगा, यहाँ पे संक्षिप्त लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा आप लोग इसको सही कर लेंगे। तो देखते हैं, एडम स्मिथ के अनुसार किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था आकस्मिक रूप से मतलब अचानक ही विकसित नहीं होती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विकसित होने में समय लगता है और आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो धीरे धीरे घटती है, जिसका प्रभाव संचयी होता है। यानी कि धीरे धीरे घटेगा, फिर वो एक संचयी रूप में ही बढ़ता है। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की प्रभावपूर्ण मांग बनी रहती है, यानी कि इफेक्टिव डिमांड जिस इकोनॉमी में बना रहेगा, वहाँ पर उत्पादन का सामान्य स्तर ऊंचा होता है। इसके फलस्वरूप राष्ट्र की वास्तविक आय में वृद्धि होती है और बाजार अपेक्षाकृत बहुत अधिक विस्तृत हो जाता है। जब किसी देश के नागरिक वस्तुओं का इफेक्टिव डिमांड करते हैं, यानी कि किसी भी वस्तुओं का मांग प्रभावी होता है, तो उस वस्तु का बाजार बहुत ही ज़्यादा विस्तृत हो जाता है। जनसंख्या में वृद्धि बाजार के विकास में और अधिक सहायक हो जाती है। यानी कि अगर किसी का जनसंख्या में वृद्धि बाजार के विकास और अधिक सहायक हो जाती है। याद रखना, जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो बाजार का विकास होता है, लोग वहाँ ज़्यादा जाएंगे, डिमांड करेंगे, ठीक है। उसके बाद बाजार का विस्तार श्रम विभाजन उत्पादन की नई पद्धतियों को प्रोत्साहित करता है। अगर बाजार का विस्तार होगा तो श्रम विभाजन मतलब विशिष्टीकरण ज़्यादा पाया जाएगा, जिसके कारण
उत्पादन स्तर एवं राष्ट्रीय आय और भी बढ़ जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, उन्होंने कहा है कि आय बढ़ने से अधिक बचत संभव हो जाती है, जिससे पूंजी की मात्रा में और अधिक वृद्धि हो जाती है और इसके कारण उत्पादन और तीव्र गति से होने लगता है। विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। आर्थिक विकास की यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है और अर्थव्यवस्था के एक भाग में होने वाली प्रगति अर्थव्यवस्था के दूसरे भागों पर भी प्रभाव डालती है। आप याद रखना दोस्तों कि अगर किसी भी अर्थव्यवस्था के एक छोर में परिवर्तन होता है तो धीरे धीरे उस अर्थव्यवस्था के सभी भागों में परिवर्तन होने लगता है और इस तरह से एक देश विकसित अर्धविकसित से विकासशील देशों की ओर बढ़ने लगता है। अंततः उन्होंने विकास की प्रक्रिया को अंतरखंड वृत्ति के रूप में संबोधित किया है। वो मानते हैं कि एक ये सर्कुलर फ्लो मोशन की मतलब सर्कुलर फ्लो में वो काम करती है और खंड वृत्तीय रूप में सर्कुलर फ्लो में ये क्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्थिक विकास की सीमा होती है। आर्थिक विकास की एक सीमा होती है, एक सीमा के अंदर ही यह कार्य होती है। हम लोग जानते हैं कि प्रोफेसर स्मिथ आर्थिक विकास के संबंध में एक आशावादी विचारक थे। ये आप लोग नोट कर लेना कि एडम स्मिथ एक आशावादी विचारक थे आर्थिक विकास के संदर्भ में, किंतु उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आर्थिक विकास की संभावनाओं की भी एक सीमा होती है। मतलब अगर किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास हो रहा है तो एक सीमा तक ही हो सकता है। उनके यह विचार उनके आय वितरण के सिद्धांत में पाए जाते हैं। तो आय वितरण का सिद्धांत, एडम स्मिथ की जो आय वितरण का सिद्धांत है उसमें विस्तार से दिया गया है। उन्होंने अपना तर्क एक ऐसी अर्थव्यवस्था से प्रारंभ किया जो प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से समृद्ध है, जहां लोग अभी नए नए आकर बसे हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था में पहले स्मिथ ने मजदूरी की दर और लाभ की दर पर पारस्परिक संबंध बताया है। चूँकि ऐसी अर्थव्यवस्था में पूंजी की पूर्ति विनियोग की तुलना में बहुत ही कम रहती है, इसलिए विनियोग से प्राप्त होने वाली लाभ की दर ऊँची होगी। परंतु जैसे जैसे पूंजी संचयन होते जाएगा, पूंजी की पूर्ति विनियोग के अवसरों में की तुलना में अधिक हो जाएगी, लाभ की दर गिरने की प्रवृत्ति आ जाएगी। उसके और इसमें बताया गया है कि परंतु अंत में जनसंख्या वृद्धि होने के कारण पूंजी संचयन के स्तर में कमी आने लगती है। जनसंख्या वृद्धि होगी तो पूंजी संचयन कम होने लगेगा और जिसके कारण से मजदूरी की दर भी गिरेगी। जब अर्थव्यवस्था में संपूर्ण साधनों का अधिकतम उपयोग हो जाता है तो लाभप्रद विनियोग के अवसर बहुत कम रह जाते हैं। तो इस कारण से बचत और विनियोग क्या होता है, कम होने लगती है, गिर जाती है, जिसके परिणाम से मजदूरी की दरें और भी नीचे हो जाती हैं। इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था एक गतिहीन अर्थव्यवस्था की अवस्था में पहुंच जाती है और इस कारण अर्थव्यवस्था का विकास रुक जाता है। एडम स्मिथ के विकास सिद्धांत के गुण, तो पहला पॉइंट है संतुलित विकास। एडम स्मिथ के द्वारा आर्थिक विकास का सिद्धांत जो दिया गया उसमें एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन के विस्तार को महत्व दिया तथा संतुलित विकास पद्धति को अपनाया है। दूसरा है पूंजी विकास का आधार। एडम स्मिथ के अनुसार आर्थिक विकास का जो सिद्धांत है उसमें पूंजी को आर्थिक विकास का आधार माना गया है। एडम स्मिथ के अनुसार पूंजी में वृद्धि होती है तो विकास में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अहस्तक्षेप नीति। एडम स्मिथ ने अपने आर्थिक विकास के सिद्धांत में अहस्तक्षेप नीति को ही महत्व दिया है और उसे श्रेष्ठ भी समझते हैं, क्योंकि सरकारी कारखाने हानि में चल रहे हैं जिससे पूंजी का ह्रास होता है, ऐसा एडम स्मिथ ने माना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मितव्ययिता की नीति। एडम स्मिथ ने बचतों की वृद्धि के लिए मितव्ययिता की नीति को अपनाना श्रेष्ठ माना है। और नीचे से विकास, एडम स्मिथ ने नीचे से विकास अर्थात कृषि विकास को आधार माना है, जिससे औद्योगिक विकास के लिए मशीनों का आयात किया जा सके। आगे एडम स्मिथ के विकास के सिद्धांत में कुछ कमियां हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला है मध्य वर्ग की उपेक्षा। एडम स्मिथ के सिद्धांत में मध्य वर्ग की उपेक्षा की गई है। आलोचकों के अनुसार स्मिथ का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि समाज में केवल दो ही महत्वपूर्ण वर्ग है, पहला पूंजीपति जो भूमिपति भी शामिल है इसमें, और दूसरा श्रमिक वर्ग। मतलब कि अगर कोई अर्थव्यवस्था है तो उसमें दो ही वर्ग होते हैं समाज में, एक पूंजीपति और दूसरा श्रमिक वर्ग होते हैं। परंतु यह
तथ्य सही नहीं है, क्योंकि आधुनिक समाज में मध्यम वर्ग का बहुत अधिक महत्व पाया जाता है, क्योंकि यह वर्ग ही आर्थिक विकास के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करता है। परंतु एडम स्मिथ के द्वारा दिए गए सिद्धांत में मध्यम वर्ग की उपेक्षा की गई है। नेक्स्ट है साहसी की अवहेलना। साहसी विकास का केंद्र बिंदु होता है, परंतु स्मिथ विकास में साहसी के कार्य की अवहेलना करते हैं, और ये एडम स्मिथ की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि साहसी के बिना अर्थव्यवस्था में उत्पादन के बारे में हम लोग नहीं सोच सकते। तीसरा है स्थिर अवस्था की अवधारणा। स्मिथ का विचार है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अंतिम अवस्था गतिहीन या स्थिर अवस्था में होती है और या फिर अवास्तविक होती है। ऐसा एडम स्मिथ मानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो अंतिम अवस्था होती है वो गतिहीन होती है, स्थिर होती है, जो कि यह एक अवास्तविक धारणा है। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता की वास्तविक धारणा। स्मिथ का विश्लेषण इस गलत मान्यता पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, जो कि गलत है। किसी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है। लगभग प्रत्येक देश में आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंध व्यक्तिगत क्षेत्र में रुकावटें पाई जाती हैं। तो हम यह नहीं कह सकते कि किसी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की वास्तविक धारणा मतलब जो एडम स्मिथ ने माना है वो सही है, वो गलत है, वो सही नहीं हो सकता। किसी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई ही नहीं जाती। नेक्स्ट है बचत का एक पक्षीय आधार। स्मिथ का विचार भी दोषपूर्ण है कि समाज में केवल पूंजीपति, भूमिपति और साहूकार ही बचत करते हैं, जबकि उन्नत समाज में आय प्राप्तकर्ता भी बचत करने वाले प्रमुख वर्ग होते हैं। तो एडम स्मिथ का विचार था कि समाज में सिर्फ पूंजीपति ही और जिनके पास ज़मीन है, जो साहूकार है, वही बचत कर सकते हैं, पूंजी संचय कर सकते हैं। पर ऐसा गलत है, क्योंकि समाज में और भी ऐसे लोग हैं जो आय प्राप्त करते हैं और वो अपना पूंजी संचय करते हैं। और आज का अंतिम जो इनका बिंदु है वह है सार्वजनिक क्षेत्र का अभाव। आजकल प्रत्येक देश में सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, जो पूंजी निर्माण में सहायक होता है, परंतु स्मिथ अपनी निर्वाधवादी नीति के कारण आर्थिक विकास एवं पूंजी निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को समझने में असमर्थ है। तो ऐसा हम लोग देखते हैं कि एडम स्मिथ ने अपने आर्थिक विकास के सिद्धांत में बहुत सारी चीज़ों को अवहेलना किया है, उसे नहीं अपनाया है, जो समाज के लिए बहुत ही असंतोषजनक धारणा के रूप में या सिद्धांत के रूप में यह माना जाता है। तो ये आज का टॉपिक था एडम स्मिथ का विकास का सिद्धांत। अगर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यह वीडियो पसंद आता है और आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।